बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 और 5 के एमसीक्यूज़ मैंने आपको ग्रुप में भी भेजे थे और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वो हल करके मुझे व्हाट्सएप भी कर दिए थे। जिन्होंने नहीं किए उनको भी चाहिए कि ये काम जिम्मेदारी से करें, ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो आते हैं जी एमसीक्यू नंबर 1 पे। बेटा एमसीक्यू नंबर 1 में माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन के अबाउट पूछा गया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन के अबाउट पूछा गया है। आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सिंपल नेकड आई की निस्बत। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो 2.0 माइक्रोमीटर होती है। तो यही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा, ए ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 1 का। आगे हम एमसीक्यू नंबर 2 पे मूव करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू आई, आँख की निस्बत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होगी, मैग्नीफिकेशन होगी, वो कितनी होगी। देखिए नेकड आई की निस्बत जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है यानी लेबॉर्टरी माइक्रोस्कोप, उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 5000 गुना ज़्यादा होती है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत ये बुक में लाइन दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मज़ीद 500 टाइम्स ज़्यादा है। तो नेकड आई की निस्बत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी होगी। अब 500 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। यही हमारा करेक्ट आंसर यानी बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। आगे तीसरे एमसीक्यू में इन सेल फ्रैक्शनेशन various component of cell including the organelles can be isolated in different layer depending upon के सेल फ्रैक्शनेशन की टेक्निक में जो पार्टिकल छोटे बड़े होते हैं यानी ऑर्गेनेलीज होती हैं, किसी का वेट मास या डेंसिटी ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है, उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। पूछा ये गया है कि किस टेक्निक की बुनियाद पे हम अलग अलग कर सकते हैं। एमसीक्यू हमारा तीसरा है। और जो पार्टिकल्स को अलग अलग किया जाता है ना, नंबर 1 किया जाता है जी डेंसिटी की बुनियाद पे, और नंबर 2 किया जाता है जी साइज़ और वेट की बुनियाद पे, और इसी तरीके से दूसरे नंबर पे डेंसिटी की बुनियाद पे। इस एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर 1 में ये दो चीज़ें दी हुई हैं, साइज और वेट, और बी में दी हुई है डेंसिटी, और डी में दिया हुआ है बोथ ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि चीज़ों को जो अलग अलग किया जाता है सेल फ्रैक्शनेशन की टेक्निक में वो डेंसिटी की बुनियाद पे भी किया जाता है और साइज और वेट की बुनियाद पे भी किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी, दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, डी वाला, ए एंड बी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है। ये भी आप बार बार टेस्ट बेस कर चुके हैं और एमसीक्यूज में भी गालबन ये आपसे पूछ लिया गया होगा। प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो 60 to 80% होती है और लिपिड की अमाउंट 20 to 40% होती है। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा हुआ है और आपने जो सैंडविच मॉडल है वो भी पढ़ा हुआ है। तो दोनों मॉडल्स में ये बात दी हुई है कि 60 to 80% जो प्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 में मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी को खर्च किए बगैर जो मालिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, लाइक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मालिक्यूल्स बाहर जाना चाहते हैं या अंदर आना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता। जो मूवमेंट एनर्जी के यूज़ के बगैर होती है उसको हम बोल रहे हैं बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आप मुझे बता सकते हैं कि वो मूवमेंट जिसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है या एनर्जी का एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है उसको नाम क्या दिया जाता है? यस, उसको बोला जाता है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को खर्च करके मूवमेंट करवाई जाती है, जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी को खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। मटेरियल ज़्यादा से कम की तरफ बगैर एटीपी के यूज किए मूव हो सकते हैं। तो ये हमारा पांचवा एमसीक्यू बी ऑप्शन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट करेक्ट होगा। उसके बाद है जी एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 है द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड। सेल वॉल की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, एक प्राइमरी वॉल, एक सेकेंडरी वॉल और इन दोनों के दरमियान में मिडल लैमेला मौजूद होता है। जब एक सेल नया बनता है तो सबसे पहले जो लेयर बनती है दैट इज मिडल लैमेला। ये सेल वॉल के टॉपिक में एज इट इज लाइन दी हुई है कि मिडल लैमेला इज द स्ट्रक्चर विच इज फर्स्ट फॉर्म्ड इन द यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल में जो पहली स्ट्रक्चर बना करती है वो मिडल लैमेला होती है। तो ये ऑप्शन मिडल लैमेला वाले ने सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बेटा इसी टॉपिक में एक और एमसीक्यू लिया गया है दैट इज द अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में जो मेजर कंपोनेंट होता है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स या प्लांट्स के अंदर प्राइमरी वॉल में जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज सेलुलोज। तो ये एमसीक्यू पूछा गया है, सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज किस वॉल का या किस लेयर का सबसे मेजर कंपोनेंट होता है। तो ए ऑप्शन यानी प्राइमरी वॉल वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद अगले एमसीक्यू में एमसीक्यू नंबर 7 में ये पूछा गया है कि स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल मौजूद होगी उसको मजबूती देने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगी दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसको जो है ना वो म्योरिन भी बोला जाता है, म्योरिन। जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल में जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज सेलुलोज। और अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज काइटन, काइटन। तो इधर पूछा गया है बेटा प्रोकैरियोटिक के बारे में यानी बैक्टीरिया के बारे में, उसके अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होगा वो पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। तो यही वाला ऑप्शन पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो डी ऑप्शन में दिया गया है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में दिया हुआ है स्फेरिकल और ट्यूब्यूलर विच सेपरेट द मटेरियल प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेम्ब्रेन्स वाली स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं जो अंदर वाले मटेरियल को इर्द गिर्द के मटेरियल से अलग अलग रखती हैं, अंदर वाला मटेरियल बैरूनी मटेरियल से अलग अलग रखती हैं। इस एक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी नाम दे दिया जाता है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो सिस्टर्नी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है बेटा एमसीक्यू नंबर 10 में विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा जो है ना वो फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाना भी जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। इसी तरीके से मटेरियल की ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। और तीसरे में दिया हुआ है मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट ये भी इसका रोल होता है। जबकि चौथे में दिया हुआ है बेटा सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बनाना गोल्गी अपरेटस का रोल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल नहीं होता। तो ये हमारा जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यानी सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ही एमसीक्यू नंबर 11 में फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम को किधर बनाया जाता है? राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन एंड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर राइबोसोम को बनाया जाता है, तो ये सी ऑप्शन जो है ना हमारा न्यूक्लियोलस, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है जी अगले टॉपिक, राइबोसोम में से लिया हुआ एमसीक्यू है राइबोसोम। ये भी राइबोसोम के अंदर ही ये ऑप्शन भी मौजूद था, यानी एमसीक्यू मौजूद था जो अभी हमने डिस्कस किया। तो वो कहता है कि राइबोसोम में 60S और 40S ये दोनों मिलते हैं, तो राइबोसोम के दोनों यूनिट मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर कितने एस की होती है, तो दोनों के मिलने से 100S की स्ट्रक्चर नहीं बनती, बल्कि दोनों के मिलने से 80S की स्ट्रक्चर बनती है। तो 80S ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बेटा मैं जा रहा हूँ एमसीक्यू नंबर 14 पे। एमसीक्यू नंबर 14, सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल कितने माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट से बने हुए होते हैं? आपने पढ़ा हुआ है कि यूं तीन का जो है ना वो सेट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का तीन का मजमुआ होता है, यानी ट्रिपलेट होते हैं जो मिलते हैं और मिलके किसको बनाते हैं? सेंट्रियोल को बनाते हैं। तो ये टोटल ये मैंने 3 बनाए, इसी तरह से 9 मौजूद होते हैं, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल का मजमूआ मिलता है तो एक सेंट्रियोल बनता है। तो बी ऑप्शन में 9 दिया हुआ, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। द ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट विच आर, इंसानी आँख की जो है ना वो कैपेसिटी कि वो कितनी दूर पड़े हुए पार्टिकल्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकती है। तो आंसर 1.0 मिलीमीटर। 1.0 मिलीमीटर अब पार्ट यानी दूर पड़े हुए पार्टिकल्स को हमारी आँख अलग अलग देख सकती है। एमसीक्यू नंबर बेटा 16 में देखेंगे हम। एमसीक्यू नंबर 16 में राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। राइबो न्यूक्लियो का मतलब आरएनए और प्रोटीन तो ऑलरेडी प्रोटीन हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर किसको बनाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है जी पॉलीसोम, और ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है डीएनए, और बी में दिया हुआ है न्यूक्लियस, सी में दिया हुआ है पॉलीसोम, और डी में वो दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, नॉन ऑफ दीज का, क्योंकि ये दोनों मिलकर इस किस्म की किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं बनाती। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद है जी 2 चीज़ों का मजमूआ, नंबर 1 राइबोसोम, राइबोसोम, और नंबर 2 में आ जाएगा मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए। ये दोनों मिलके किसको बनाएंगे? वो राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, इनको मिला के बोल रहे हैं जी पॉलीसोम, पॉलीसोम। तो ए ऑप्शन यानी पॉलीसोम वाला हमारा ठीक होगा। इसमें वो थोड़ी सी जो है वो मिस प्रिंटिंग आ गई है, लेकिन ये पॉलीसोम वाला ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 18 पे हम देखेंगे इन गोल्जी apparatus द मैच्योरिंग फेस। गोल्जी apparatus में 2 फेस होते हैं, एक मैच्योरिंग फेस और एक तो ये जो मैच्योरिंग फेस होगा वो किस किस्म का होता है? दैट इज कनकेव, कनकेव। एक उसकी जो फेस होती है वो फॉर्मिंग फेस होती है, वो कन्वेक्स होती है, और ये जो मैच्योरिंग फेस होती है ये कनकेव होती है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद है बेटा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कि प्रोटीन्स को और लिपिड को या कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ के ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बनाए जाते हैं। तो ये कहते हैं किस ऑर्गेनेल के अंदर होते हैं? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी apparatus ये वो ऑर्गेनेल है जिसमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में जोड़ के ग्लाइकोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में जोड़ के ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए जाते हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा वो इंटर जो हमारे सेल में साइटोस्केलेटन मौजूद होता है उस टॉपिक में से लिया हुआ है। अमेबाइड मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस, अमेबाइड मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस ये किस किस्म के साइटोस्केलेटन की वजह से होती है? साइटोस्केलेटन ये 3 तरह के होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
तो ये जो अमेबॉइड मूवमेंट है ये माइक्रोफिलामेंट का रोल है। माइक्रोफिलामेंट ए ऑप्शन जो माइक्रोफिलामेंट वाला ये हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद है जी विच विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे जो दिए ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं है। तो इधर जो पहला रोल दिया हुआ है दैट इज विच द स्ट्रक्चर कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं है। पहले ऑप्शन दिया हुआ है F1 पार्टिकल्स, आपको पता है कि F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और नंबर 2 में इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नंबर सी ऑप्शन इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तादाद को कॉपी कर सकता है, तो ये एक अपने आप की कॉपी बनाने वाली ऑर्गेनेली है। डी में दिखा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कांस्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद सेल टू सेल वेरी करती है। मसलन वो सेल जो एनर्जी बनाने में इन्वॉल्व होंगे उनमें इनकी तादाद ज़्यादा होगी, लाइक मसल सेल, और जो एनर्जी बनाने में ज़्यादा रोल जिनका नहीं होगा उनमें इनकी तादाद कम होगी, यानी इनकी जो तादाद होती है वो वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती। तो ये वाला डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद है जी MCQ नंबर 22। MCQ नंबर 22 लेट मी रेज इट। और MCQ में दिया हुआ है जी क्लोरोफिल इज एन डैश मालिक्यूल। क्लोरोफिल किस किस्म का मालिक्यूल है? तो आपको पता है कि क्लोरोफिल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है और पौधों के अंदर ही बनता है, पौधों में मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल है, क्योंकि अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो उसमें कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, दोनों मौजूद हैं, तो इसको ऑर्गेनिक बोलेंगे। द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए किस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और शुगर बनाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की जो फिक्सेशन है वो थैलेकॉइड में की जाती है, हेलिकॉइड। तो ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। द टाइप ऑफ प्लास्टिड विच हेल्प इन पॉलिनेशन। प्लास्टिड जो है ना ये 3 तरह के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट और नंबर 3 जो है ना दैट आर ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये किस में इन्वॉल्व है? दिस इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोरेज करवाता है फूड की, जो फूड पौधे में बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, उसको स्टोर करवाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। जबकि ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट दे आर कलरफुल, इनमें कलर मौजूद होते हैं और इन्हीं के कलर से अट्रैक्ट होके जो पौधे हैं वो इनकी तरह जो छोटे मोटे इंसेक्ट होंगे, हशरात होंगे, वो इस तरह मूव करेंगे और उसके नतीजे के तौर पे पौधे में पॉलिनेशन होगी। तो क्रोमोप्लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद MCQ नंबर 25। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन। कि राइबोसोम को किस जगह पे असेंबल किया जाता है या बनाया जाता है, ये ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर होती है जिस जगह पे राइबोसोम को बनाया जाता है या असेंबल किया जाता है। तो न्यूक्लियोलस वाला जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 26 में द प्लेस ऑफ सेंट्रोमेयर वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड। सेंट्रोमेयर किसके ऊपर मौजूद होता है? सेंट्रोमेयर मौजूद होता है जी क्रोमोसोम के ऊपर। लाइक ये अगर क्रोमोसोम है तो ये दरमियान में सेंट्रोमेयर मौजूद होगा और इसके ऊपर इस जगह पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होगी, सेंट्रोमेयर के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होगी। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है जी काइनेटोकोर। काइनेटोकोर नाम दिया जाता है। तो यही वो स्ट्रक्चर है जिस जगह पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे जब सेल में माइटोसिस या मियोसिस यानी डिवीजन हो रही होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following is not present in mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया में नीचे दिए हुए स्ट्रक्चर में से कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती? कौन सी स्ट्रक्चर नीचे दिए हुए स्ट्रक्चर में से मौजूद नहीं होती? तो यहाँ पे ये हमारा MCQ नंबर 27 है, ये 26 था। नंबर 1 इंजाइम। इंजाइम तो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं। इसी तरह से कोएंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मौजूद है उसमें इंजाइम भी मौजूद होंगे और कोएंजाइम भी मौजूद होंगे। राइबोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, लेकिन जो
चौथी डी वाली स्ट्रक्चर दी हुई है दैट इज हेलिकॉइड। हेलिकॉइड ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 28। एमसीक्यू नंबर 28, which of the following combination is an example of self-replicating organelles? Self-replicating organelles, अपने कॉपीज बनाने वाली जो ऑर्गेनेलीज हैं, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेलीज अपनी कॉपी बना सकती हैं? नंबर ए ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया तो अपनी कॉपी बना सकता है, राइबोसोम नहीं बना सकता, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से बी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। वैक्यूल अपनी कॉपी नहीं बना सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। सी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। As you know, mitochondria and chloroplast both are capable of replicating themselves. That is why these two organelles are known as self-replicating organelles. तो C ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 29 में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन, जब हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं तो यूँ ड्रॉ करते हैं, दरमियान में मैग्नीशियम और इधर जो है ना वो हम रिंग्स लगा देते हैं, नाइट्रोजन की रिंग्स लगा देते हैं। तो इसमें उससे पूछा हुआ है कि जो दरमियान वाला मॉलिक्यूल होगा वो कौन से मेटल आयन पर कंसिस्ट करेगा? तो क्लोरोफिल के दरमियान में जो मैग्नेटिक आयन होता है या मेटेलिक आयन होता है दैट इज मैग्नीशियम। आखिरी वाले एमसीक्यू में ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज अरेंज्ड? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज अरेंज्ड? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल किस स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होती है? तो वही स्ट्रक्चर जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, एंड दैट इज हेलिकॉइड। हेलिकॉइड वो स्ट्रक्चर होगी जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होगी, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। इधर तक हमारे जो चौथे चैप्टर के एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में 5वें चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में जो एमसीक्यूज आएंगे वो इन्हीं में से ही आएंगे, तो इसलिए इनको इग्नोर मत कीजिएगा। लाजमी तौर पर जो फाइल्स मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ उनको आप डिस्कशन सुनने से पहले उनको अपने तौर पे हल करने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।